नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब लोग एफडी तो जरूर करते होंगे, क्योंकि बैंक्स में पैसा रखने के लिए एफडी एक बहुत कॉमन फिनोमिना है। अब घरों में आप देखते आएंगे, पहले के भी पेरेंट्स और आज भी बहुत सारे लोग लगातार एफडी की तरफ फोकस्ड रहते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, आपके सामने डेटा रखने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की स्थिति है भारत में, उसमें कई सारे डेटा मैं जोड़ूंगा। क्योंकि एफडी के रखने नहीं रखने, एफडी करने के ऊपर आपको यूट्यूब पर बहुत सारा डिस्कोर्स मिल जाएगा। लेकिन क्या महंगाई, जो महंगाई है हमारी, इसका एक क्या नंबर निकलता है, कितनी महंगाई होती है, किस पीरियड में कितना एफडी रिटर्न्स आते हैं, वो एडजस्ट होने पर क्या रिटर्न्स बनते हैं, नहीं बनते हैं, और अगर नहीं बनते हैं तो कहां बनेंगे, और अगर बन रहे हैं तो फिर एफडी किस प्रकार की एफडी में आप रह सकते हैं। उन सभी बिंदुओं के ऊपर एक नए डिस्कोर्स के साथ मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर हम सबसे पहले, चूंकि एफडी तो सबको पता है कि एफडी में आप पैसा रखते हो और काफी लोग उस पैसे को अलग अलग कारणों से रखते हैं, मैं वहां पर नहीं जा रहा हूं। मेरा मुद्दा सबसे पहले यह है कि महंगाई, क्योंकि जो आप एफडी करते हैं जनरली आप पैसे को बढ़ाने के लिए करते हैं कि चलो हम सेविंग अकाउंट में, चूंकि आपको सेविंग अकाउंट में करीब 2.5 से 3% का रिटर्न बनता है, 3.5%, कोई कोई देता है। कुछ बैंक हैं जैसे आईडीएफसी फर्स्ट जैसे बैंक, जो 10 लाख के ऊपर की जमा रकम पे आपको करीब 7.5% का रिटर्न देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का एफडी रिटर्न हो गया। बट सेविंग अकाउंट्स में चूंकि नंबर बहुत ही कम है, तो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो काफी हद तक, जाहिर सी बात है, सबको पता है कि वो बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं देता है। वहीं पर जो भी चीजें आपकी 2 से 3% से नीचे का प्रॉफिट आपको देती हैं, या यूं कहिए रिटर्न देती हैं, उनकी चर्चा हम अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ये मानते हुए कि अल्टीमेटली वो मार्केट में यानी आम बाजार में वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। क्योंकि बैंकों में पैसा रखने का एक सीधा सा कारण यही है कि आप चाहते हैं कि जितना महंगाई बढ़ रही है उसके एवरेज में आपको कुछ रकम बनती जाए, कुछ ब्याज मिलता जाए, और अल्टीमेटली आपकी जो पूंजी है वो बढ़े। यानी 1 लाख रखे हो, महंगाई बढ़ रही है और साथ में आपकी रकम भी बढ़ रही है, तो दोनों ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएं। इसलिए एफडी का चलन बहुत ज्यादा है। कारण उसका ये है कि माना यह जाता है कि जो आपका जो भी है महंगाई है वो 4-5% की रहती है। तो इसको हम लोग पूरा एनालाइज करने की कोशिश करें तो 1990 में चलते हैं। चूंकि 1990 से लेकर के जब हम 2025 तक का डेटा एनालाइज करेंगे तो हमें काफी हद तक काफी क्लियर व्यू मिल जाएगा। कारण है कि लंबा समय, करीब 36 साल का समय हमारे सामने होगा। 1990 में जो भारत में महंगाई थी, आपको पता होगा भारत का जो बैंकिंग स्थिति थी, भारत की जो मुद्रास्फीति उसके नाते काफी हाई थी, क्योंकि हमारे जो रिजर्व थे वो काफी कमजोर हालत में थे और हमने डॉलर के अगेंस्ट में डिवैल्यूएशन भी अपने करेंसी की करी थी। तो वो पीरियड में 10% प्लस 10% का भी महंगाई देखने को मिलता है। वहां से जो 2000 से लेकर 2004 का पीरियड रहा है वो एक काफी ज्यादा बेहतरीन पीरियड माना जाता है इन टर्म ऑफ महंगाई। भारत ने जो 10% के ऊपर की महंगाई थी उसको घटा करके 2000 से लेकर 2004 के पीरियड में 3 से 4% की महंगाई पर हम आ गए थे। फिर 2008 से लेकर 2013 के बीच में अप्रॉक्स तकरीबन 12 से लेके 8% की रेंज की महंगाई रही है। क्योंकि महंगाई हमेशा एक रेंज में रहती है, वो कोई फिक्स तो होती नहीं है, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती, कभी ऊपर जाती। तो जनरली हम एक एवरेज लेकर चल रहे हैं 4-4, 5-5 सालों के बीच का। फिर 2014 से लेके 2019 के पीरियड में जो आपका महंगाई है ये वापस से 3.5 के आसपास में गया। और ये मैं जो भी डेटा आपके सामने रख रहा हूं ये आरबीआई के नंबर हैं। अब यहां पर यह भी याद रखने वाली बात है कि आरबीआई की जो महंगाई कैलकुलेशन की नीतियां हैं वो वर्ष 2019 में कुछ अलग थी, वर्ष 2000 में भी वो कुछ अलग हुई, फिर वर्ष 2014 के बाद उनमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि उनके बेस ईयर में चेंज किया गया और चीजें बदली गई। काफी कंट्रोवर्सी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, आप गूगल करके उन पूरी कंट्रोवर्सी को पढ़ सकते हैं। बट हम उन्हीं नंबर्स को जो आरबीआई बदलते हुए पैमानों के आधार पर जब भी जो देता रहा उन्हीं को हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं, क्योंकि वही ऑथेंटिक मानना स्वाभाविक है, उसी के आधार पे सारे डेटा बन रहे हैं। तो 2014 से लेकर 2019 के बीच में महंगाई कम मानी गई है, वो करीब 3.5% की थी, और जो आरबीआई का टारगेट पॉइंट है 3.5% का, वो आप अचीव कर रहे हैं। बहुत बार अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि 3.5-4% की महंगाई पे अगर आपको 7% का ब्याज मिल रहा है तो यार एफडी में पैसा रखना काफी ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अल्टीमेटली मैं उन सारे बिंदुओं को भी चर्चा आपके सामने करूंगा। फिर 2020 से लेकर 2022 कोविड का इरा है, उस पीरियड में महंगाई थोड़ी सी बढ़ती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई इकोनॉमी के अंदर, भयंकर रूप से पैसा डाला गया इकोनॉमी में, और उसके नाते थोड़ा महंगाई सर्ज हुई, ग्लोबल महंगाई सर्ज हुई धीरे धीरे करके, और 6 से 7% की आपकी महंगाई
पहुंची। 2023 से लेकर 2025 4% के आसपास की महंगाई इस समय हमारे देश में माना जा रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि आरबीआई कह रहा है कि महंगाई के फ्रंट पे हमें कोई खासी दिक्कत नहीं है, 3-4% की हमारी महंगाई है। बार बार नीतियों में परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन जो सरकारी नियम, जो सरकारी कानून, जो सरकारी डेटा कह रहा है वो 4% के आसपास की महंगाई को कह रहा है। तो अल्टीमेटली हम मान के चलते हैं कि अप्रैल 2025 जहां पर सीपीआई हमारा 3.2 आया, तो अप्रैल 2025 तक हमारी स्थिति ये रही कि हम 3.2% के वैल्यू पर चल रहे हैं। तो महंगाई जो है इस रेंज में बढ़ी। अब अगर हम इसको एक चार्टिकली इसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, तो महंगाई का जो चार्ट है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। और इस चार्ट में धीरे धीरे अगर आप ध्यान दें तो अल्टीमेटली महंगाई जो हाईएस्ट उछाल 90 में आपने देखा करीब करीब वहां पर 10 के आसपास, और वहां से धीरे धीरे घट के नीचे गई 2000 से लेकर 2004, फिर एक स्पाइक आया जो कि मैंने बताया, और अल्टीमेटली इस तरह से हम रहे। तो जो एवरेज हमारी महंगाई का निकल के आता है वो निकल के आता है वर्ष 1990 से लेकर आज के तक। जो एवरेज निकल के आता है इस पूरे के पूरे संरचना का, वो एवरेज आता है 6.69 का, 6.96 का, यानी 7% का आप एवरेज पकड़ लो। इतने 36 साल में ये 7% का एक एवरेज बना। अब अगर 7% के एवरेज से एफडी इन 36 साल में बढ़ी हो तो एफडी आपको पैसा बना के दे देगी, या अल्टीमेटली महंगाई को आप बीट कर दोगे। बाजार के साथ इस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग नहीं जोड़ के चल रहे हैं। जब भी महंगाई कम रहेगी, यद्यपि ये बात याद रखिएगा, जब भी महंगाई कम रहेगी और जिन भी पीरियड में महंगाई कम रही है उन पीरियड में मार्केट ने हमेशा आउट परफॉर्म करके आपको पैसे बना के भी दिए हैं। पर मैं अभी बाजार के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं, हम अभी सिर्फ महंगाई और एफडी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब एफडी के ऊपर अगर हम आए तो भारत में जो एफडी का नंबर निकल के आता है, एफडी का फिक्स डिपॉजिट, महंगाई हाई है तो फिक्स डिपॉजिट भी रेट जनरली हाई मिलते रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि महंगाई जब कम होती है तो एफडी के रेट थोड़े घट जाते हैं। क्या ये सच है? देखिए 1990 के आसपास में जो एफडी रेट्स हैं वो करीब करीब आपके 9.75 यानी 9.75 से लेके 10-10.25 के रेंज में रहा करते थे। अब यहाँ पर हम जो हाईएस्ट एफडी में रेट मिल रहे हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। हाईएस्ट एफडी रेट जनरली 2 से 3 साल वाले पे मिल जाता है, 1 साल से कम में आपको जनरली कम मिलता है, कभी ये डिफर करता रहता है। ठीक है, बैंकों के नियम कानून थोड़े थोड़े से डिफर रहते हैं। जो 4 साल के ऊपर के एफडी रेट वो थोड़े कम रहते हैं, जनरली 2-3 साल वाले में ज्यादा एफडी रेट मिलता है। तो हमने ये कोशिश करी है कि जो सबसे हाईएस्ट पीक एफडी रेट्स रहे हो उस पीरियड की उसको हम ले लें, ताकि माने कि सबसे हाईएस्ट अगर हम एफडी लगातार बना के रखें, हम बैंक में ही काम करते हैं और रोज बैंक में ही जाकर के एफडी बनाना है, चेंज करना है, तो भी हम हाईएस्ट से ज्यादा तो अचीव नहीं कर सकते। तो करीब करीब 1990 में अगर आप ध्यान दीजिए तो करीब करीब एवरेज आपको निकल के आएगा उस दशक के आसपास में। मैं यहाँ दशक की बात कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है एफडी रोज चेंज होती है, उस मतलब हर कुछ दिनों के अंदर उनमें रेट्स बदलते रहते हैं। तो जो 90s का दशक है वहां पर एक एवरेज आपको 9.75 की एफडी रेट मिलती है। 2000 के आसपास में एफडी रेट जो आती है वो घट के 7.8% के आसपास आ जाती है। 2000 में आते आते 2010 आते आते वो नंबर जो है घट के कहीं कहीं आपका 7 पॉइंट के आसपास आ जाता है। और 2020 के आसपास इस समय अगर आप एफडी को एवरेज एफडी रेट्स निकालेंगे तो मोटा मोटी 5.5 से 6% का एफडी रेट आपको मिलता है। कुछ जगहों पर तो आपको थोड़ा सा ज्यादा भी मिल जाएगा, कोई 6 भी दे देगा। एक एवरेज नंबर मैं लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूं। तो मोटा मोटी एफडी आपको बाजार या यूं कहिए कि एफडी और जो महंगाई है वो कमोबेश एक जैसी संरचना बनाते हुए दिखते हैं। अब अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए, चार्टिकली देखा जाए, तो ये चार्ट आपको कुछ उस तरह की संरचना देगा जहां पर जो रेड लाइन है यानी जो लाल कलर आप देख रहे हैं वो इन्फ्लेशन का है और जो ब्लू कलर है वो एफडी रेट्स का है। अगर आप 90 के दशक में देखें तो एफडी और इन्फ्लेशन दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। जब इन्फ्लेशन घटा तो एफडी रेट भी घट गया, 95 तक वही स्थिति रही। लेकिन 96-97 में एकाएक जो इन्फ्लेशन रेट है वो सर्ज किया, बट एफडी रेट सर्ज नहीं कर पाया। वो कमोबेश उन्हीं दौर में बना रहा 6.5% के आसपास। फिर महंगाई टूटी, वापस से एफडी के आसपास में आई। उस समय अगर आप देख रहे हैं 2000-2005 वो पीरियड में एफडी थोड़ा सा बेहतर रिटर्न दे रही है महंगाई के एवरेज में। उसके बाद वापस से महंगाई बढ़ी 2010 के आसपास में और वहां पर एफडी उसके बिलो नीचे चली गई। उसके बाद वापस से जो महंगाई है वो ऊपर बनी रही है और एफडी लगातार रिटर्न एवरेज रिटर्न में नीचे रही है। एवरेज रिटर्न में नीचे का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है यहां पर काउंट करना? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महंगाई जब बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो पूंजी है
उसकी जो क्रय क्षमता है, क्योंकि पूंजी का अर्थ क्या है, पूंजी का अर्थ ये नहीं है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं तो आप 1 लाख रुपए रखेंगे, नहीं, उसकी वैल्यू 1990 में कुछ और हो सकती है, 2025 में उसकी वैल्यू कुछ और है। जाहिर सी बात है महंगाई के एवरेज में आपकी वैल्यू जो होती है वो डिवैल्यूएट होती है, क्योंकि आपकी क्रय क्षमता ही इंपॉर्टेंट है। 1 लाख रुपए रखें आप, जाइए आज की डेट में कोई भी कार खरीद के लाइए, नहीं मिलेगी, लेकिन 1 लाख रुपए 1990 में होते तो शायद मिलने लग जाती, या 1966 में होते तो शायद बहुत अमीर आप फील करते। तो चूंकि परचेजिंग पावर किसी भी रकम की घट रही है, वो क्यों घट रही है, वो आप इस तरह मान के चलें कि महंगाई के नाते घट रही है। लेकिन परचेजिंग पावर किसी भी मुद्रा की दो कारण से, और मैं भारत की बात कर रहा हूं तो मैं भारत की ही तुलना करूंगा। भारत में रुपए की जो परचेजिंग पावर है, क्रय क्षमता है, वो दो बिंदुओं के साथ प्रभावित होती है। पहला महंगाई, जो कि दुनिया भर में सबसे होती है, तो महंगाई अगर बढ़ेगी तो आपकी परचेजिंग पावर उतनी कम हो रही है। अगर 6% महंगाई बढ़ रही है हर साल, तो आप हर साल आपको 6% या तो आप ज्यादा इनकम करिए, या तो जो आपकी पूंजी है उससे 6% आप कम खरीद पाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आज 100 रुपए का कोई चीज बिक रही है, अगली साल वो 106 रुपए की बिकेगी, पर आपकी रकम तो 100 रुपए ही रही, तो अल्टीमेटली या तो आप कम खरीद पाएंगे या आपको 6 रुपए एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कमाना कठिन है, इसलिए महंगाई आपके ऊपर इंपैक्ट डालती है, इसीलिए तो आप एफडी कर रहे थे। अब एफडी में जब आप रख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि एफडी पिछले 36 साल में ऐसा कुछ खास नहीं करके गया है। बीच में कुछ समय रहे हैं कि जब 2, 2.5, 3% वो ज्यादा दे देता है, 1-2%, और कभी ऐसा भी हो जाता है कि महंगाई ज्यादा है, एफडी उसके अपेक्षा कम प्रॉफिट बना के दे रहा है, तो उस पीरियड में एफडी में पैसा रखने में भी नुकसान है। लेकिन अगर पूरे एवरेज निकाल लिया जाए कमोबेश, आज की डेट में जब हम लोग 2025 में हैं, तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि एफडी और महंगाई की तुलना करने पर दोनों ही कमोबेश एक जगह पर टिके हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहां पर यह बात याद रखिएगा कि मैं यहां पर महंगाई को सरकारी आंकड़ों में लेकर के चल रहा हूं, जो कि 4% की है। क्या सच में हर व्यक्ति, जब इन्फ्लेशन का डेटा आता है तो हर बार इन्फ्लेशन का डेटा जब आता है तो उसको बहुत माइक्रो लेवल पर आप पढ़ते हैं। जब आप एफडी करते हैं तो उसमें कुछ और ऐड नहीं होता, इवन टैक्स आपको डिडक्ट करना होता है। जब आप एफडी कमाएंगे, आप पूंजी कमा रहे हैं, आप सैलरी कमा रहे हैं, आप रेंट ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसमें से डिडक्ट होगा। एफडी इज योर इनकम, और इनकम के ऊपर लगेगा टैक्स, तो इनकम टैक्स भी आप पे कर रहे हैं। मैं उसमें ये भी नहीं जोड़ रहा हूं। अगर हम इसमें इनकम टैक्स को एडजस्ट कर दें तो एफडी रिटर्न महंगाई की तुलना में बिल्कुल बराबर हो जाती है। पूरे 36 साल के एवरेज बिल्कुल बराबर हो जाता है, कहीं पर भी कोई विशेष लाभ नहीं रह जाता है अगर इनकम टैक्स उसमें आप एडजस्ट कर दें। चूंकि वो इनकम टैक्स एडजस्ट करना थोड़ा कठिन है, अब उसको अगर आप मतलब इस तरह से जोड़ के चलें। साथ में दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप महंगाई के साथ एक चीज और होती है, वो क्या है, वो है डॉलर का डिप्रिसिएशन, मुद्रा की अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यित होती है, डॉलर हर वर्ष धीरे धीरे करके डॉलर मजबूत होता है। तो जब डॉलर मजबूत होती है तो आपकी परचेजिंग पावर और भी कम होती है, क्योंकि आपकी मुद्रा की वैल्यू कम हो रही है। महंगाई नहीं बढ़ रही है, बट मुद्रा की वैल्यू कम हो रही है, उसका भी एक इंपैक्ट आपको ऊपर आता है। 2-3% आप उसको भी लेकर के चल सकते हैं साल का। अब तीसरी और चीज है कि 4% आरबीआई बोल रहा है। आप जरा सोचो खुद से, क्या 4% की महंगाई की फीलिंग आपको हो रही है? नहीं। क्या आप जब महंगाई के आंकड़े पढ़ते हैं उसमें खाद्य मुद्रास्फीति की बात की जाती है, दालों की बात कीजिए, वो 12% से बढ़ रहे हैं, सब्जियां 12-13% से महंगी होती हैं। तो हम एक आम मध्यम वर्गीय परिवार को देखा जाए तो जनरली वो 10 से 12% से महंगाई को फील करता है, वो 4% का महंगाई नहीं फील करता है। अगर आप 4% का महंगाई फील करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 10-12% का महंगाई फील करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जिस सेगमेंट को खरीद रहे हैं, जो चीजें आप ज्यादा खरीद रहे हैं, उसकी अपेक्षाकृत जरूरत ज्यादा है लोगों को, और वहां पर महंगाई की दर ज्यादा है। क्योंकि जो महंगाई के आंकड़े आते हैं वो एक एवरेज नंबर है, लेकिन जो आप यूज कर रहे हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और आप उन्हीं को बार बार खरीद रहे होते हैं। क्योंकि आपकी ज्यादा पूंजी उसी में जा रही है। गरीब आदमी ज्यादा पूंजी दाल खरीदने में, चावल, रोटी, सब्जी, इनके खरीद में, इनके चीजों में ज्यादा खर्च कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाकी महंगाई से। हो सकता है एक इंडस्ट्री को दूसरी चीजों से फर्क पड़ती है, वो रोज चावल नहीं खरीदता है। तो अल्टीमेटली महंगाई इस तरह का आप देख सकते हो आंकड़े। तो जो महंगाई के नंबर हैं, अगर आप इनको थोड़ा एवरेज आउट कर दो टैक्स को लेकर के, थोड़ा सा आप इसमें अपनी महंगाई जोड़ दो जो आपको फील होती है, थोड़ा रुपए का डाल दो, तो 3.5-4% जो आरबीआई बोल रहा है, अगर इसको आप 6 से 7% भी ले जाओ, मैं 12% नहीं बोल रहा हूं, 6 से 7%, 8% भी कर दो, तो पूरे 36 साल का आंकड़ा बिगड़ जाएगा।
36 साल में एफडी करके आप 1 रुपया नहीं कमाएंगे। अल्टीमेटली आप लगातार आंकड़ों से देखते जाइए तो एफडी में अगर आप पैसा रख रहे हैं, जो भी मुद्रा रख रहे हैं, अगर आप उसमें महंगाई को, इवन सरकारी आंकड़े के ही ले लीजिए तो भी, और अगर आप उसमें थोड़ा सा अपना सोचिए कि नहीं मेरे को तो सच में महंगा, मेरे को ज्यादा खर्च लग रहा है, क्योंकि मैं उस मिडिल क्लास में हूं, मेरा खर्च खाने पे ज्यादा है, तो आपकी महंगाई बढ़ गई, प्लस आपको टैक्स भी पे करना है, वो भी आप ऑटो एडजस्टमेंट करो, और रुपए का मुद्रास्फीति, उस वो रुपए का डिप्रिसिएशन वो भी ऐड करो, तो अल्टीमेटली आप 12 पे में नहीं बेच के ले जाओ तो 8%, 7%, 8%, 9% की रेंज में आपको महंगाई की फीलिंग आएगी। साथ में जो एफडी मिल रहा है वो आपको 6% की रेंज में मिल रहा है। और जो आपके कितने व्यक्ति ने आपको समझाया हो कि एफडी में पैसा रख लो, पैसा बढ़ जाएगा, एक्चुअली सिक्योरिटी एक अलग पर्पज हो सकता है, बट अन्यथा उसके कोई बड़ा पैसा आप एफडी से नहीं बना रहे हैं। इवन अगर आप पूरे 36 साल एफडी में बैठे हुए हैं तो आपने पैसे को डाउनग्रेड किया है, आपका पैसा, आपकी पूंजी कम हुई है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में बड़े लोग, क्योंकि उन्होंने और प्रोडक्ट नहीं देखे थे तो उनको वो फील करते हैं कि एफडी में पैसा सेफ है, बट वो बढ़ जाएगा, बट एक्चुअली वो बढ़ नहीं रहा। अब इसको अगर थोड़ा सा मार्केट के साथ जोड़ा जाए, कि बाजार के साथ अगर इसकी स्थिति को जोड़ा जाए तो क्या स्थिति आएगी, तो बाजार के साथ जब आप जोड़ते हैं तो स्थिति थोड़ा बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि बाजार के साथ स्थिति बहुत व्यापक रूप से बदल जाती है। मैं यहां किसी स्टॉक वाइज इसकी बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर मुद्रास्फीति, एफडी रिटर्न और बाजार में ईटीएफ यानी कि जो मार्केट है, यानी जो निफ्टी है, यानी अगर किसी को निफ्टी ही वो खरीद रहा है और वो सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉफिट बनाना चाहता है बहुत लो रिस्क में, क्योंकि मार्केट तो धीरे धीरे करके सही है, आपकी बाजार तो बढ़ती है, स्टॉक आएंगे जाएंगे वो सब कुछ होगा, बट अगर आपने एक सिर्फ निफ्टी खरीदा है या निफ्टी ईटीएफ या उस टाइप की कुछ खरीदे हैं तो अल्टीमेटली आपको 10 से 12% का एक रिटर्न बनता है। अब अगर उसको हम लोग यहाँ पे डालें, ऐड करें, क्योंकि 1991 से आप इसमें मैंने ऐड किया है, तो 2000 के पीरियड में बाजारों में बड़ी तेजी आई, बाजार में एक बड़ी मूवमेंट आई, उसमें आपने बड़ा पैसा बनाया, देन थोड़ा डिप आई है, देन अगेन ऊपर गया। 2008 के आसपास में आप, जाहिर सी बात है, मंदी आई है 1 साल का, तो वो मंदी का चार्ट आप देख पा रहे होंगे। बट अगर उसके बाद से भी आप कैलकुलेट करो तो एवरेज रिटर्न जो है यहाँ पे हमेशा जो है थोड़ा सा ज्यादा ही आपको देखने को मिलता है। और ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस कितना है, तो एफडी, महंगाई और जो आपकी बाजार है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस मोटा मोटी पिछले, अगर आप 2010 से देख रहे हो तो एवरेज, यानी आपने एफडी कर लिया, महंगाई आपको मार रही है, मोटा मोटी आप मान के चलो उसमें आप कुछ कमा नहीं रहे हो। अगर आप बाजार में हो, उसी पैसे को आप बाजार में रख रहे हो, एफडी की जगह आप बाजार में रख रहे हो, बाजार आपको 20% का एक एवरेज रिटर्न दे रहा है पिछले कुछ समय से लगातार। अब इसको एवरेज आप करोगे तो ये 12-13% होगा, लेकिन इसमें जो स्पाइक्स आ रही हैं वो करीब करीब 20% तक जाती है। एवरेज 12 से 13% का रिटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है एडजस्टेड। और अगर आप पूरा 1990 से निकालेंगे तो ये नंबर जो होगा थोड़ा सा बढ़ जाता है, 13.5-14% की रेंज में आपका ये नंबर जाने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 7.5-8-9%, 7.5% मैंने इसलिए एवरेज किया, 7.5% के आसपास का आपका एवरेज वैल्यू है महंगाई की। अगर आप सरकार के आंकड़े रखते हो, अगर आप उसमें थोड़ा और ऐड कर देते हो, अपने पास से अपने टैक्स को सोच लेते हो, तो वो 8.5-9% पहुंच जाएगा। उस एज में आप एफडी से कभी उसको बीट नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली आपको अगर एफडी करनी ही है तो उतनी करिए जितना सेफ्टी के लिए आप सोच रहे हैं। डेटा ये सजेस्ट करते हैं कि आपको दूसरे प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। वो प्रोडक्ट, मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने सिर्फ निफ्टी ईटीएफ की बात कही है कि अगर आप उसके साथ भी हैं तो आप मार्केट को बीट कर रहे हैं, मतलब आप एफडी को बीट कर रहे हैं, आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। एटलीस्ट 4-5% तो आपको एक्स्ट्रा बन रहा है साल दर साल का अपेक्षाकृत। बिल्कुल लो रिस्क है, और मैं किसी रिकमेंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बट अल्टीमेटली डेटा ये सजेस्ट करते हैं कि इस तरह से आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे हैं और एक लंबे पीरियड में आप उसमें पैसा बना रहे हैं। तो ये बेसिकली ये उनके लिए है कि जब आप बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देखते हो, नहीं मेरे को एफडी में भी रखना है, मुझे यहाँ भी रखना है। इवन कई लोग बॉन्ड्स और बाकी जगहों पर फोकस करते हैं। अगर आपको इच्छा होगी तो मैं बॉन्ड की तुलना करके भी आपको दिखा दूंगा या बाकी चीजों का भी तुलना करके दिखा दूंगा, लेकिन आप सिंपल इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर आप 7% से कम कमा रहे हैं, इवन 8-9% से कम कमा रहे हैं, तो एक्चुअली आप अपने पैसे को गंवा रहे हैं। 8-9% मिनिमम आपको कमाना पड़ेगा, 9 से 10% तक भी अगर आप लेके जाएं तो 9% अगर आप नहीं कमाते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं। और उस केस में मैं कह रहा हूं जब आप कोई इन्फ्लेशन 12% वाली फील नहीं हो रही है और मैं रुपए को भी बहुत कम डिवैल्यूएट कर रहा हूं और सिर्फ टैक्स को भी बहुत हल्का ही जोड़ रहा हूं, तब 9%। अगर ये थोड़े नंबर ज्यादा हैं तो फिर 12% पे निकलेगा। और उस केस में सिवाय बाजार के
या फिर और नए प्रोडक्ट्स में जाने के आपको कोई तरीका और नहीं है। तो आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि क्या स्थिति बनती है। एफडी बुरा है, एफडी अच्छा है, मैं उसके ऊपर तुलना नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ महंगाई, टैक्स को थोड़ा जोड़ा है और एफडी के साथ उसको कंपेयर किया है और साथ में निफ्टी की तुलना की है कि बाजार किस प्रकार का रिटर्न बना दे रहा है। मैं यहाँ कोई कंपाउंड रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं कि बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा, नहीं। 4-5% एडजस्टेड इन्फ्लेशन आपको मिलेगा अगर आप ईटीएफ्स ले रहे हैं। बट जो लोग एफडी में हैं, जो बहुत सिक्योरिटी चाहते हैं, उनको एटलीस्ट 5-6% भी अगर 30-32 साल में मिल रहा है एवरेज में, तो ये ओके है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में हमेशा सिक्योरिटी फील करी है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि रिटायर हो जाओ तो एफडी में डाल दो, 50 साल के हो गए हो तो सारा पैसा बाजार से निकाल के एफडी में डाल दो। ये शायद सही नहीं है, क्योंकि अगर आप 22-25 साल भी हैं तो अल्टीमेटली आपको मार्केट ही पैसा बना के दे सकता है। बाकी आप अपना उम्र बढ़ाते जाओ और पैसा घटाते जाओ वाली नीति में हैं तो फिर उसका कोई लॉजिक नहीं है। अल्टीमेटली आपकी उम्र बढ़ रही है, आप कमाना कम कर रहे हैं और जो कमाने के सोर्स हैं सिक्योरिटी के चक्कर में आप उसको भी कम कर दे रहे हैं, तो वो कोई अच्छी रणनीति नहीं है। अगर आप युवा हैं, नई उम्र में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल वो रणनीति मत अपनाइए कि एफडी में डालिए, क्योंकि आपके पिताजी डालते थे, आपके दादाजी डालते थे। फाइनेंशियली अवेयर होइए और कोशिश करिए कि बाजारों में या और नए प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़िए और वहां से कुछ पैसा बना सकें। जमीन के रिटर्न के साथ अगर आपकी इच्छा होगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं तुलना करके आपको कुछ एक शहरों के साथ उसको कंपेयर करके आपको जरूर बताऊंगा। नंबर को जब हम तुलना करते हैं, ग्रेटर नोएडा से डिफरेंट आता है, दिल्ली से डिफरेंट आता है, बेंगलोर से डिफरेंट आता है, बॉम्बे से अलग आता है, आउटसाइड ऑफ बॉम्बे से अलग आता है, लखनऊ से अलग आता है। तो जमीन के साथ जब आप तुलना करते हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो नंबर्स काफी स्कैटर्ड हैं, काफी डिफरेंट आते हैं। इसलिए शहर वाइज इसको आपको करना पड़ेगा, तो वो कठिन काम है। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो कमेंट कीजिएगा, जिन शहरों की प्रमुख शहरों के होंगे वहां पर जरूर मैं करके दिखाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।